बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता सबक के अंदर आपके सामने इंडिकेटर का बयान हुआ और उसके अंदर एक हिकमत अमली आपके सामने क्या की गई, पेश की गई। अब आज के सबक के अंदर एक बेहतरीन हिकमत अमली और पेश की जाएगी और उसके बाद में साइकोलॉजी के ताल्लुक से कुछ बातचीत होगी और फिर आपका सबक जो है वो जो शेयर मार्केट के असबाक थे वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे आज। और कल एक सबक बाकी रह जाएगा कि शेयर मार्केट के सिलसिले में उलमा क्या कहते हैं, शरीयत क्या रहनुमाई करती है, उसका कल बयान होकर के आपका कोर्स इख्तिताम को पहुंच जाएगा। लिहाजा तवज्जो से सुनिए। आज सबक नंबर 14, इसके अंदर आपके सामने एक बेहतरीन हिकमत अमली जो पेश की जाएगी। एक चीज समझ लीजिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, किसी भी शेयर का फंडामेंटल देखना जरूरी होता है। क्या करना होता है, किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है। और फंडामेंटली वो शेयर मजबूत होना ही चाहिए। फंडामेंटली वो शेयर क्या होना चाहिए, मजबूत होना ही चाहिए। अगर फंडामेंटली शेयर मजबूत ना हो, अगर फंडामेंटली शेयर मजबूत ना हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर खतरात रहते हैं कि फिर आगे अगर मतलब गिरावट आ जाए, कोई बात हो जाए तो फिर वो कंपनी डूब भी सकती है। ये चीजें हुआ करती है। अब आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई इंसान फंडामेंटल नहीं भी देखता है तो ये माना जाता है कि इसके अंदर फंडामेंटल बेहतर है तभी ऐसा हुआ है। इसके अंदर फंडामेंटल है, अच्छा हुआ है तभी ऐसा हुआ है। इसकी मिसाल मैं एक दिया करता, देखिए आप अगर सूरज को देख लें और सूरज को देख करके रोशनी को बताएं। आपने बाहर देखा देखा सूरज निकला हुआ तो आप कहें सूरज निकला तो रोशनी निकल आई, तो आप बिल्कुल एक दलील ये है। एक ऐसा कर सकते हैं जिसको आप मंतिक में पढ़ते होंगे, दलील लिम्मी दलील इल्मी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ उर्दू के अंदर। इसी तरह क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि आप रोशनी देख करके सूरज का पता बता देंगे। यानी आपने खिड़की से देखा कि उजाला हो गया, आपने सूरज को देखा भी नहीं, तो आपने दावा कर दिया कि सूरज निकल आया हुआ है। क्यों? इसलिए कि उजाला हुआ है तो सूरज निकला है, इसका मतलब। तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी सिचुएशन ऐसी है कि ये सिचुएशन बनेगी तो इसका मतलब फंडामेंटल मजबूत हुआ है। ये सिचुएशन बनेगी तो फंडामेंटल इसका मतलब क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। वो है कि ऑटोमेटिक इसमें हम पकड़ लेते हैं कि फंडामेंटली हिसाब से ये कहीं ना कहीं शेयर मजबूत हुआ है तभी इसकी सिचुएशन ये बनी है। अब इस स्ट्रेटेजी को हम कह सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। क्या बोल सकते हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। और उर्दू के अंदर आप कह लीजिए कि मुतअद्दद साल का ब्रेकआउट। यानी क्या करता है कोई शेयर जो 1 साल से 2 साल से, जितनी बड़ी लंबी मुद्दत होगी उतना मजेदार होता है। 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 30 साल से, वो एक रेंज के अंदर चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक लेवल बना के चल रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा। ये कोई भी लेवल ले सकते हैं आप, तोड़ नहीं पा रहा। फिर जाकर के 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद एक ऐसा दिन आता है कि वो इस लेवल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो इसी को कहते हैं मुतअद्दिद साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये कहा जाता है कि इस कंपनी ने फंडामेंटली हिसाब से बहुत मजबूत काम किया है और मजबूती हासिल की, तभी ये कंपनी जो इतने सालों से इस लेवल को नहीं तोड़ पा रही थी, अब एक ऐसा दिन आता है कि इसको तोड़ने की तरफ कदम बढ़ा देती है। तो अब ये मौका हमारे लिए होता है कि ऐसे शेयर्स के ऊपर हम क्या करें, नजर रखें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा वही दो स्ट्रेटेजी आप ब्रेकआउट वाली इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। एक, ब्रेकआउट होते ही आप ब्रेकआउट वाली कैंडल के हिसाब से और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके, मान लो जी यहाँ पर ऐसे हो रहा, बार बार हो रहा, ब्रेकआउट यहाँ के यहाँ एंट्री बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जब वो रिटेस्ट हल्का ऊपर चला जाए, सबसे सेफ वाला, फिर रिटेस्ट करने आए तो रिटेस्ट के ऊपर भी आप एंट्री बना सकते हैं। और इसके नतायज आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इसके नतायज आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे। ये चीज जितने लंबे टाइम का ब्रेकआउट, साल भर का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, इसका बड़ा नतीजा आपको मिलेगा देखने को। बात समझ में आ रही कि नहीं हमारी? तो इस तरीके की चीजें क्या करती हैं, काम करती हैं। अब एक चीज याद रखिए कि ब्रेकआउट के अंदर हमेशा इसको आप फोकस रखिएगा, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। कभी भी ब्रेकआउट पे आपको एंट्री बनानी है, कोई भी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर ब्रेकआउट पे अमल कर रहे हो, तो हमेशा हमको वॉल्यूम के ऊपर क्या नजर रखनी होती है। अगर वॉल्यूम को आप नजरअंदाज कर दिया तो फिर इसके अंदर फिर आप खसारा उठाएंगे। तो इसलिए इसका भी आप जरूर ख्याल करेंगे कि जब भी ब्रेकआउट को आप देखेंगे तो वॉल्यूम को नजरअंदाज
नहीं करेंगे। तो ये मुख्तसर सी स्ट्रेटजी थी जो आपके सामने खत्म हो गई। अब इंशाल्लाह इसको हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे चार्ट के ऊपर ले चल करके। अब एक दूसरा उन्वान आज का वो साइकोलॉजी के ताल्लुक से है। माहिरीन का ये मानना है कि मार्केट के अंदर, माहिरीन का क्या मानना है कि मार्केट के अंदर जितना भी सीख लो सब 10% के अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा अमल दखल जो मार्केट के अंदर होता है वो साइकोलॉजी का होता है, यानी आपके दिमाग का खेल होता है। सब आपका क्या होता है, आपके दिमाग का खेल होता है। अगर आप अपने दिमाग को नहीं कंट्रोल कर पाते मार्केट के अंदर, तो आप बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। बस समझ मारी कि नहीं हमारी। अब क्या दिमाग के कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे आपको कंट्रोल रखना है अपने 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 दिमाग को, उन मस्कूरा कुछ उसूल को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, उन उसूल का आपको ख्याल करना है। अगर नहीं ख्याल करेंगे तो लॉस उठाएंगे। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जब आप लॉस उठाएंगे तो मेरी इन बातों में से किसी एक बात को जरूर पाएंगे होता हुआ। मेरी इन बातों में से किसी एक बात का होता हुआ कि आपने इनमें से किसी एक का ख्याल नहीं किया, इस वजह से लॉस उठाना पड़ा। इसके बाहर नहीं निकलेंगे आप। चलिए, सबसे पहले नंबर की चीज जो है उसको हम कहते हैं खुद एतमादी। क्या कहते हैं? खुद एतमादी। यानी आपको यूं ही ट्रेडिंग नहीं करना है। सबसे पहले नंबर क्या है? सबसे पहले जो असबाक हमने पढ़ाए हैं उनको सबक दर सबक, एक एक सबक की पहले एक प्रैक्टिस कर लीजिए, दूसरा घुसेड़िए मत उसके अंदर। एक प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर दूसरा प्रैक्टिस करिए, फिर तीसरा प्रैक्टिस करिए, फिर चीजों को मिला, यानी एक एक वीडियो को 10 10 15 15 मरतबा देखने की जरूरत पड़े तो भी आप देखिए। बात समझ में आ रही है हमारी। मेहनत करने का अपने अंदर क्या करिए, जज्बा पैदा करिए, खुद एतमादी। यानी जब आप मेहनत करके, आप प्रैक्टिस करके जब आप एक लकीर बना दे तो अब आपको एतमाद होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, वैसा नहीं। लकीर बना दी तो एतमाद है कि इंशाल्लाह यहाँ से शेयर उठेगा। इंशाल्लाह यहाँ से शेयर क्या उठेगा, कि मैंने सपोर्ट पोजीशन बना दी तो यहाँ से उठेगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस हमेशा आपने बिल्कुल सीना ठोक के रख करके हम चलेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले नंबर की खुद एतमादी चीज है कि आपको खुद अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि भाई हम काम करने लायक हो गए हैं। हम काम करने लायक अब क्या हैं, हो गए हैं। और जो प्रैक्टिस करेगा वही काम करने लायक होगा। इस बहस के अंदर मुझे बड़ी खुशी हुई कि खातून हैं जो मतलब मर्दों से ज्यादा वो एक्टिव होकर के प्रैक्टिस कर रही हैं और लगातार हमको चार्ट भेजती रहती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग पता नहीं क्यों हम लोग आदमी होकर के नहीं कर पाते, लेकिन जिसको करना होता है ना तो लगता है कि औरतों के बस की बात नहीं, लेकिन औरतें भी कर जाती हैं जिनको करना होता है। चलिए। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, खुद एतमादी। तो अब क्या होता है इससे, आपको खुद एतमादी, आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर हमने लिया है तो इसकी वजह क्या है, वगैरह वगैरह सारी तफसीलात का आपको इल्म होना चाहिए। बात समझ आई? अच्छा, अब इस खुद एतमादी को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा, यानी आपने यूं आपने सपोर्टेशन बना दिया, अब दो चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी मार्केट के अंदर। दो चीजें सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाली है मार्केट के अंदर। डिस्टर्ब करने वाली क्या क्या चीजें हैं वो दो चीजें ये हैं। सबसे पहले नंबर की चीज है वो ये है कि खौफ। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो दो चीजें नुकसान कराती हैं इंसान को, वो दो चीजें, खौफ और लालच, फियर और ग्रीड इसको बोलते हैं, खौफ और लालच। खौफ के अंदर क्या होता है, आदमी को पता है कि ये हमारी लेवल बनी हुई है, इसका सपोर्ट, अब यहाँ से शेयर आएगा, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन वो यही डर के बेच देगा। एक अजीब सी कैफियत होती है जंगों वगैरह के माहौल में, जो ये चीजें हुआ करती है ना, वो इसी वजह से हुआ करती हैं। तो अक्सर खौफ की वजह से आप लॉस उठा लेते हैं, फिर बाद में वो शेयर रिकवर हो जाता है। कोई रीजन नहीं, क्यों बेचा? खौफ की वजह से एकदम हाहाकार मचा हुआ। अभी आप देखिए, चंद दिन पहले तक जब ट्रंप ने कहा था 500 टैरिफ का ऐलान करूंगा, मैंने सीना ठोक के स्टेटस पे लिखा था कि भाई घबराने की बात नहीं, सब्र करिए, ये दिन गुजर जाएंगे, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। और निफ्टी जो 1,500 गिर गया था, और एक दिन के अंदर निफ्टी रिकवर हुआ था। जिस दिन मोदी जी ने ट्रेड की, ट्रंप से साइन की, उसी दिन पूरी मार्केट रिकवर हो गई। क्यों? सबको पता था कि जब जब टैरिफ 25% है, 50% तरफ ने लगा रखा है, तो मार्केट में हाहाकार मच जाता है। और ट्रंप कह रहा था कि 500% लगा देंगे, यानी दुनिया भाई मतलब कैसे मुमकिन था 500%? सिर्फ एक डर बना हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि ये कमबख्त ताजिर है और सब बड़े लोग हैं, तो ये सब ऐसे बयानात जानबूझ करके दिलवा करके छोटे लोगों को डरा बुरा करके नीचे गिरा दिया जाता है। बस बड़े लोग खरीद लेते हैं, फिर एकदम से साइन करके मार्केट को फिर ऊपर ढकेल देते हैं। तो एक खेल भी होता है क्योंकि इसमें पैसा है ना। सब ये सब लोग यही तो करते हैं, सारी चीजें यही तो करते हैं। तो क्या हुआ, लेकिन फिर मार्केट रिकवर हुई, मैंने कहा था। और मैंने उस मौके पर बहुत सारे मतलब स्टेटस लगा दिया करता हूँ शेयरों का। तो नेटवेव हो गया, इसी तरीके से थंगा माइल करके है, और बहुत सारे शेयरों का स्टेटस लगाया जो 3,000 से 4,000 तक पहुंच गए। और उस मौके पर लोगों ने 3400 3500 पे खरीदा, तो वो 4,000 3500 से 3,000 पे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, दूसरे की क्या बात, मैंने खुद बेचा लॉस के अंदर उसको। 3500 से वो चला आया कहाँ पर, 3500 से चला आया 3,000 पे।
अब बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था एकदम मार्केट, मैंने भी बेच दिया, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा मजबूत दिमाग वाला हो, नहीं कंट्रोल कर पाता मार्केट के अंदर जब उतरता है। नतीजा क्या हुआ, फिर वो दोबारा 4,000 तक गया। जब दोबारा गया तो मैंने स्टेटस लगाया कि देखो कैसे गया। तो ये चीज सबसे ज्यादा आपको आपको डराने के लिए मार्केट के अंदर आती है। अभी आपको पता है, कल मैंने मार्केट के अंदर, कल ने आज कल हाँ कल आज कौन सा दिन है? हाँ, जुमा से नीचे इतवार सोमवार मंगल, आज मंगल है जी। कल कल मैंने बहुत सारे शेयरों को मार्केट के अंदर कल मैंने बेचा है। क्यों बेचा? मार्केट, मैंने क्या कहा था, निफ्टी सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बेचा। मुझे ऐसा मतलब एक, भले से सपोर्ट लेवल पे था, लेकिन कहीं ना कहीं डर था कि ये जंग, और अभी भी इस बात का डर है। हालांकि कल और आज मार्केट में रिकवरी आई है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी भी इस बात का डर है। अब बहुत सारा क्या हो, तो मार्केट गिरी हुई थी, थोड़ा बहुत लॉस था हमारा भी, तो हमने कहा थोड़ा बहुत अभी लॉस, इसको लेके निकलो, ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा लॉस यहाँ से हो सकता है, तो इसको भी, शेयर को बेच के निकलो। क्या किया मैंने भी बेचा, बहुत सारे लोगों ने बेचा अपना। और लोग कहते ही डरते हैं जब मार्केट के अंदर, और कल और आज मार्केट के अंदर रिकवरी आई थोड़ी बहुत। तो कहने का मकसद हुआ कि अब ऐसा नहीं कि मार्केट रिकवर हो गई, लेकिन अभी भी गिर सकती है अभी, क्योंकि जब तक जंग है कुछ भी, अभी एक ट्रंप ने कुछ ऐलान किया, ईरान ने कुछ कह दिया, फिर मार्केट गिरेगी। लेकिन कहने का मकसद ये हुआ कि खौफ की वजह से मार्केट गिरती है। और मैंने ये भी कहा था, ओवरऑल मार्केट अगर देखेंगे तो साल 2 साल का चार्ट लगा के देखेंगे, ऊपर ही जाती नजर आएगी। तो कल जिन लोगों ने, या इस जंग के मौके जिन लोगों ने डर के बेचा और फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे और रिकवरी होती नजर आएगी। इसी तरीके से गुजश्ता साल ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था, इसी मौके पर आसपास, जैसे इस साल मार्केट गिरी, ऐसे इसी इसी तरह पिछले साल भी इसी मौके पर मार्केट गिरी हुई थी। और यही सेम सिचुएशन थी, ट्रंप ने ऐलान किया था। इसी तरीके से अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में जाइएगा, मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि 100 साल की जंगों का खुलासा और मार्केट कैसे गिरी, कैसे वापस आई। तो सब में आपको नजर आएगा कि जब बड़ी जंगें हुई, जब तो खौफ में मार्केट 40 70 70 60 60% मार्केट गिरी, और फिर रिकवर भी हो गई। बस में तो सबसे पहले आपको खौफ से बच के रहना होगा। इसी तरीके से इसकी बहुत सारी मिसालें, अभी की मिसाल है, रशिया यूक्रेन की जंग हो गई, हमास ने जब हमला किया था इसराइल के ऊपर, उस मौके भी मार्केट गिरी खौफ के अंदर। उसके बाद में अभी ईरान और अमेरिका की, उस मौके भी मार्केट गिरी। और अगर आप 2024 का इलेक्शन देखेंगे, जब भाजपा को बहुमत नहीं मिली, तो उस मौके भी मार्केट गिरी, क्योंकि लगा कि अब बैसाखी वाली सरकार है, किसकी सरकार बन जाए, तो इसकी पॉलिसी से मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। वहां भी मतलब बहुत सारी मिसालें इसकी मिल जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, लालच। सबसे ज्यादा अगर मैं कसम खा दूं तो हानिस नहीं हूंगा। सबसे ज्यादा अगर मतलब, देखिए, नफा नुकसान मार्केट में दोनों है, लेकिन अपना नफा अगर मैंने सबसे ज्यादा गंवाया है, तो मैंने लालच में गंवाया है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, 10-10 हजार मुझे प्रॉफिट हो रहा होता है, मैं नहीं बेचता हूँ, सोचता हूँ और हो जाए, और नतीजा ये निकलता है कि ये तो जीरो बचता है, ये तो 1000-2000 नुकसान में निकलना पड़ता है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है। एक मरतबा नहीं, बहुत मरतबा ऐसा हुआ है। अभी हिंदुस्तान कॉपर की बहुत बड़ी मिसाल है। एक महीना पहले, 1 डेढ़ महीना पहले इसको मैंने लिया था, बेहतरीन सा गया, 7-8 हजार का प्रॉफिट हो रहा था, नहीं लिया। नहीं लिया, अब क्या हुआ, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा गिरावट इसके अंदर नजर आई, बस हमारी किस मारी, वो जो प्रॉफिट था वो सब खत्म हो गया। अभी आप देखिए, क्या बोलते हैं, खौफ और लालच की मिसाल में अभी 1 हफ्ते पहले की मिसाल में दे रहा हूँ आपको। कौन सा मिसाल है? मिसाल चेन्नई पेट्रोलियम है। अभी मैंने इसको गुजश्ता 1 हफ्ता पहले इसको 830 उसके लेवल के आसपास में खरीदा था। कितने में? 830 उसके लेवल के आसपास में। 100 शेयर मैंने इसके लिए थे तकरीबन। यानी अगर 10 रुपए भी बढ़ते एक शेयर के ऊपर, तो 1000 रुपये नफा। तो आप मुझे बताइए, 830 के लेवल के आसपास लिया, 3-4 हजार का प्रॉफिट मुझे मिल रहा था। शाम को लिया, अगले दिन सुबह 3-4 हजार का, मैंने नहीं लिया। फिर इसके अंदर मार्केट एकदम से क्रैश की तरफ निकल गई। जब मार्केट क्रैश की तरफ गई, तो मैंने बगैर नफा के, बगैर नुकसान के उसको उसी लेवल में बेच दिया। यानी जो 3 हजार बढ़ रहा था, उसको भी मैंने गंवा दिया। जो 3 हजार का जा रहा था, उसको प्रॉफिट जो मुझे मिल रहा था, वो भी मैंने गंवा दिया, मैंने उसको नहीं निकाला। अच्छा, तो मैंने बगैर नफा बगैर नुकसान की मार्केट क्रैश हो रही, कहाँ तक जाए। अच्छा, नतीजा हुआ भी वही कि वो थोड़ा सा गिरावट हुई भी, 830 से चल के वो 800 के आसपास आया भी। अच्छा, उसके बाद से जब 800 से चला, आज के दिन वो 1090 के आसपास तक गया है, 1 हफ्ते के अंदर। यानी सीधे सीधे पर शेयर मुझे 150-160 का प्रॉफिट। यानी अगर वो 100 शेयर मुझे 1 हफ्ता सबर कर लेता, तो कहीं ना कहीं आज भी 15-16 हजार का प्रॉफिट बन चुका होता है। तो दोनों चीजें मैंने इसी में दिखा दी। खौफ में बेचा वहां पर, तो नीचे आया शेयर, और फिर ऊपर भी भाग गया आज। लालच की कि 3-4 हजार मिल रहा, तो नहीं लिया। ऐसी दसियों मिसालें मेरे पास मौजूद है। अपनी मिसाल मैं दे सकता हूँ, किसी की नहीं दूंगा। बहुत मरतबा ऐसा होता है। आज भी मैंने स्टेटस लगाया है कि मैं बहुत कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, और आज मैंने हत्तल इम्कान कंट्रोल किया। क्या कंट्रोल किया? आज सीधे सीधे एक टारगेट लगा के छोड़ दिया कि मुझे हजार हजार, हर हर शेयर पे 1000-1000 रुपये चाहिए, एक टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह, शाम तक 3,000 रुपये का प्रॉफिट, कुछ नहीं, लगा के छोड़ दिया, हो गया अपने, ऑटोमेटिक से निकल गया 3,000 का प्रॉफिट। और शाम तक वो नीचे भी आए, तो मैंने लिखा भी कि अगर इसको छोड़ देते तो कल ये भी जीरो हो जाता है। तो लालच से हमें क्या करना मार्केट के अंदर,
परहेज करना है। बस हमारी नहीं हमारी। चलिए अगली चीज जो इसको मैं आपको सामने रख रहा हूँ उसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मार्केट के अंदर कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि किसी शेयर के ऊपर हद से ज्यादा कि भाई मार्केट ऐसा ही करेगी और अब आपको लग रहा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा मुमकिन नहीं मार्केट के अंदर होना। मार्केट को जो करना होगा वो करेगी। अपने हिसाब से चलाने के बजाय मार्केट के हिसाब से आप खुद चलना सीखिए। तीसरी चीज भीड़ चाल। भेड़ चाल या भीड़ चाल। आपको कभी दूसरे लोगों को देख करके ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं कसम खा लूं तो हानि से नहीं होऊंगा। मैंने सबसे ज्यादा अगर नुकसान उठाया वो दूसरों के चक्कर में उठाया। मैंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया तो दूसरों के चक्कर में उठाया। मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ अपने हिसाब से, मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ अपने हिसाब से कि यार ये लेवल है, यहाँ बेचना, यहाँ खरीदना, ऐसे करना, ऐसे करना, स्टॉप लॉस, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पैसा निकल जाता है। लेकिन जब जब मैंने ये कोशिश की कि किसी ने मशवरा दिया कि मतलब इसको देख लो या इसको देख लो, या यहाँ कभी कभी एक आध लोग हमसे थोड़ा सा मतलब सीनियर भी हैं हमारे दोस्तों में, तो मतलब दोस्त तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन थोड़ा सीनियर ही टाइप के लोग हैं, तो उनके कहने पर कभी ऐसा मैंने अगर अंधाधुंध कूद गया मैदान के अंदर तो मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा ऐसे मौके पर। क्या उठाना पड़ा ऐसे मौके? क्यों? इसलिए कि फिर समझ में नहीं आता कि करें क्या। मसलन उन्होंने कहा ले लो, अब वो यहाँ तक आ गया, हमको पता ही नहीं कि यहाँ निकलना चाहिए कि नहीं। चलो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से पलटेगा। फिर यहाँ तक आ गया, हम सोच रहे हैं निकलना चाहिए कि नहीं। फिर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हम सोच रहे हैं निकलना चाहिए कि नहीं। अपना जब हम लेते हैं रिसर्च करके तो तय है, 100% सटीक मैं डटा रहता हूँ कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे तो है, निकलना है तो निकलना है यहाँ पर। लेकिन दूसरों के कहने पे, क्योंकि रिसर्च होती नहीं दूसरों के कहने पे, तो कभी भी आप लोग इसको आसान समझते हैं कि दूसरों से पूछ करके और आसान से ट्रेडिंग कर ले, लेकिन सबसे ज्यादा घाटा इसमें लोग उठाते हैं। और मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ, जो कुछ अपनी जिंदगी में मैंने सीखा हूँ, मैं आपको तजर्बा निचोड़ उसका आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए कभी भी दूसरों के कहने के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि दूसरों के कहने के चक्कर में मतलब ये होता है कि वो गिरता जाता है, आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। आपको समझ में नहीं आता करना क्या, तो इसलिए कभी दूसरों को देख करके इस ट्रेडिंग करने की कोशिश है ना करें। क्योंकि एक शेयर के अंदर आप समझ लीजिए एक ही शेयर है, मान लो वो ऐसे चल रहा है, एक बंदे के हिसाब से कह रहा कि यहाँ खरीद लो, एक बंदे के हिसाब से कह रहा कि यहाँ बेच दो, एक बंदा कह रहा है कि होल्ड करो, एक बंदा कह रहा है यहाँ पर एवरेज करो। मतलब एक ही शेयर के अंदर मुख्तलिफ राय, हर आदमी की अलग अलग रिसर्च होती, तभी तो हर आदमी अलग अलग राय देता है। तो इसलिए एक ही जगह पर अगर आप 100 आदमी से पूछेंगे तो 100 किस्म की राय आपको नजर आएगी। बस एक कहेगा बेचो, एक कहेगा खरीदो, एक कहेगा कुछ करो, एक कहेगा, तो इसलिए एक अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर जम करके काम करने की जरूरत हुआ करती है। चलिए अगली चीज जो होती है इसको हम बोलते हैं बिला वजह की ट्रेड। क्या करते हैं? बिला वजह की ट्रेड। कभी कभी ये कैसे हमारे साथ भी होती है कि ना, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग रोज होनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं? ट्रेडिंग रोज होनी चाहिए। यही वजह है, ये हमारे साथ भी है। सुबह 9 बजे का अलार्म लगा है तो लगा है, रमजान में तो सोने का मामूल फजर बाद ना सबका, लगा है तो लगा है। चाहे मैं पूरी रात ना सोऊं लेकिन सुबह 9 बजे का लगा के रखना है तो रखना है, चाहे मैं नींद में रहूं लेकिन लैपटॉप खोल के बैठना है। क्यों? बीमारी सभी को, हम सभी को बीमारी कि ट्रेडिंग रोज होनी चाहिए, लेकिन ये उसूल गलत है, ट्रेडिंग रोज नहीं होनी चाहिए। आप चार्ट यकीनन देखिए, लेकिन जब सेटअप आपका बने तो करिए ट्रेडिंग। एक तरफ से मैं खुद इतने दिनों से मैं लोगों को कह रहा था मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, ईरान इसराइल जंग, एहतियात करो एहतियात करो, मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये हालांकि साइकोलॉजी है, किसी की बदल सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये कि बिला वजह की ट्रेडिंग नहीं करनी। पूरा दिन देखा कोई शेयर नहीं समझ में आ रहा, खामखा एक शेयर में कूद गए जाकर के। जब खामखा कूदेंगे तो फिर लॉस उठाएंगे। अगली चीज सब्र और जज्बात के ऊपर काबू रखना है। मार्केट के अंदर सब्र यार बड़ी जरूरी चीज है। सब्र क्या है? बड़ी जरूरी चीज है। सब्र ना करने की वजह से आशा पूरा पिछले साल इसी मौके पर 300 रुपये पर, 311 रुपये पर था। मैं ईद के मौके पर मैं मेहमानी में गया हुआ था, वहां इसी आशा पूरा को ऊपर नीचे कर रहा था मैं। तो जानते हो तो ऐसा कहाँ लोग जानते हैं, खासतौर से गांव देहात में तो यही समझते हैं। तो मैं कहता कि इतना प्रॉफिट हो गया, तो कहते जुआ खेल रहा है क्या ये? मतलब होता नहीं कि लोग कहते हैं कि लगता है जुआ खेल रहे हैं ये। मैंने कहा जुआ हुआ नहीं भाई, पास हमारे के मारे। तो अब क्या हुआ, वो 311 वाला शेयर मुझे भी वहां पे खरीदा, लेकिन 350 के आसपास खरीदा, 380 के आसपास, 400 के आसपास बेचा। लगातार 1 साल से 1.5 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तकरीबन वो आज 930 का चक्कर लगा के सब्र करता तो कितना प्रॉफिट बनता। फिर जब ये 620 के आसपास पहुंचा था, मैंने लोगों से कहा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लाओ खरीद लेता हूँ। लॉन्ग टर्म की नीयत से 1-1.5 लाख रुपए इसमें डाल दिया। अच्छा ये गया 700 तक, तकरीबन 10-12 हज़ार का प्रॉफिट था। नीचे आ गया, लालच की वजह से वो भी खत्म हो गया। फिर जब नीचे आया तो फिर डाउन ट्रेड में दाखिल हो रहा था, तो डर की वजह से अब प्रॉफिट भी खत्म हुआ और मैंने बेच भी दिया। लेकिन ये फिर कहाँ तक गया? 930 के आसपास तक ही प्राइस गया। एचबीएल इंजीनियरिंग को आप देख लीजिए, एचबीएल इंजीनियरिंग को आप देख लीजिए, ये मेरे सामने पिछले साल इसी मौके पर जब गिरावट आई थी 400 के आसपास है, चार्ट निकाल के देख लीजिएगा। मेरे सामने कोई कॉपी नहीं खुली हुई, सब मतलब जो अपना नोट पढ़ाता हूँ तो कॉपी है, लेकिन बाकायदा मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, जो चीजें मेरे जहन में, जो चीजें मेरे साथ पेश है उसको मैं बता रहा हूँ।
अभी ये 1100 के आसपास चक्कर लगा के आया। अवंती फीड में इससे पहले जिसके अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ट्रेंड वगैरह, 600 के आसपास से 1200 के आसपास टक्कर लगा के गया। इसी तरह एक शेयर अभी आप देखेंगे, अभी मेरे लिस्ट में पड़ा एक्जिकैड्स करके, क्या है एक्जिकैड्स, ये 500 पे जब चला था ब्रेकआउट दिया था तो ये मेरी लिस्ट में था 2024 के आसपास में लास्ट में, अभी भी ये 1400-1500 लगा करके नीचे आया हुआ है। बस मारी क्यों मैं। इसी तरीके से एक और शेयर है गुज़श्ता साल, नाम था कोचिंग शिपयार्ड करके, ऐसे कुछ नाम है कोचिंग करके, ये एक बैग नाम आ रहे हैं सब जहन में। ये शेयर पिछले साल गिरावट का शिकार हुआ, तकरीबन 1200-1300 पे आ गया था और उसका फिर ये 3000 तक गया। तो हम लोग सबर नहीं कर पाते मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा क्या है, सबर नहीं कर पाते मार्केट के अंदर, और जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है कि सब्र न करने की वजह से हमें नुकसान। सबसे ज्यादा जो पैसा बनता है ना सुकून से, वो जानते हो किसमें बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। इसमें क्या होता है, रोजाना उठो, चार्ट खोलो, मार्किंग करो, ये करो वो करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 10 साल के लिए डाल दिया, अच्छा शेयर है, ऑटोमेटिक वो 10-20 गुना रिजल्ट और अच्छा ही रिजल्ट आपको मतलब दे सकता है। तो इस तरीके से चीजें हुआ करती हैं, अच्छा शेयर अगर होता है तो सब्र से ज्यादा पैसा बनता है मार्केट के अंदर। छठे नंबर की चीज है, इसको हम बोलते हैं नुकसान कबूल करने की आदत। कभी ये ना आप सोचिए कि हमें ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ बन रहा तो अभी ये आ गया शेयर 1000 का नुकसान हो रहा तो हम नुकसान तो नहीं लेंगे अपना, ये सोच आप निकाल दिए। नुकसान उठाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, कोई अल्लाह का बंदा नहीं कह सकता कि मैं प्रॉफिट में ही मार्केट के अंदर, नुकसान उठाना पड़ेगा। फाइनली महीने के बाद में हम देखते हैं, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कि हमारा क्या रिजल्ट निकला। तो नुकसान हमें कबूल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। बसा औकात मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर किसी शेयर के ऊपर 1000 का नुकसान हो रहा है तो नहीं लिया, अगर उस शेयर को अगर नहीं लिया है, यानी मैंने सोचा कि थोड़ा और सबर कर लेते हैं, हालांकि रूल कह रहा कि नहीं निकल जाओ यार, स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर तुम्हारा, निकल जाओ तुम यहाँ पर, नहीं लिया तो क्या हुआ, शेयर नीचे चला ही गया। और ये पता नहीं मार्केट की ये क्या कैफियत, ये आपके साथ भी होगा, देखिएगा आप, जब आपका स्टॉप लॉस अगर करीब आ जाए ना, अगर हिट होने के करीब आ जाए, अगर आप सोचें कि ये नहीं नहीं यहाँ से पलट जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा, रुक जाओ पलट जाएगा, तो पता नहीं कम वक्त तो पलटता ही नहीं, को यहाँ तक आ जाए। और अगर आपने बेच दिया कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कहो तुरंत पलट जाए, ऐसा बहुत होता है। अभी यार आज की मिसाल मैं दे रहा हूँ, हिंदुस्तान के ऊपर है, कल उसकी सारी जो मेरे हिसाब से जो टेक्निकल एनालिसिस थी वो सारी सब खत्म हो गई थी। 475 मेरे हिसाब से आखिरी लेवल थी, वो गिरते हुए चला आ रहा था, उसके बाद मैंने कहा अब यहाँ से मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मजीद नीचे जा सकता है, तो मैं भी उसके अंदर था और बहुत से लोग बैठे थे, निकल गए, मैं सेल करके निकल गया, क्यों, स्टॉप लॉस जा रहा था, मैंने कहा अब नहीं बैठना, बर्दाश्त की सारी सारी हदें पार हो गई थी। कम बखत आज वो पलटा वहां से, हालांकि गया नहीं ऊपर, लेकिन उसी लेवल पे हैमर बना दिया उसने आकर के। तो कहने का मकसद क्या हुआ, ऐसा आपके साथ जिंदगी में बहुत होगा कि अगर आप स्टॉप लॉस हिट करा देंगे तो भाग जाएगा, नहीं हिट कराएंगे तो धीरे 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 नीचे की तरफ आपका खून चूसता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए नुकसान कबूल करने की आदत डाल लीजिए, अगर थोड़ा बहुत हुआ करे तो उसको लेकर रूल के हिसाब से रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, निकल जाना है आपको। अगली चीज है कि हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट आपके जहन में होना चाहिए, हमेशा आपको मंजिल पता होना चाहिए। पहले मैं ये बड़ी गलती करता था कि मैं टारगेट नहीं लगाता था, मैं क्या करता था, मैं टारगेट नहीं लगाता था, मैं सोचता था यार अभी और स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, जिसका नतीजा ये होता था, मैं सोचता था अब यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा। तो स्टॉप लॉस के बगैर, गोया कि बगैर ब्रेक की गाड़ी, और टारगेट के बगैर बगैर मंजिल की गाड़ी चलाना, आप मंजिल पे पहुंच भी जाएंगे तो भी आपको पता है उतरना नहीं है, तो भी नहीं उतरेंगे आप स्टॉप लॉस आपका लगा नहीं तो आप कितनी गहराई में जाके गिरेंगे कुछ आपको पता नहीं। तो इसलिए इन दोनों को आप हमेशा ध्यान में रखें और लगा करके भी रख सकते हैं। अगली चीज, अभी आज ही का आपको मैं शेयर दिखाऊं, आज मैंने सुबह बाय कर लिया और टारगेट लगा के छोड़ दिया था, हमने सोचा आप लेटो अपना आराम करो देखो को, और अपना आराम से निकल गया शाम होते होते। चलिए, इसी तरीके से अगली चीज क्या है, रिस्क रिवार्ड, ये बड़ी अहम चीज जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो। बात सुनारी में तुम्हारी, एक मिनट जरा सा, क्या बताने जा रहा था, रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो का क्या मतलब होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि हमेशा आपको अपने पैसों के अंदर जो आपको एक जाब्ता बताया जा रहा है इसको फॉलो करना। फॉलो क्या करना है कि एक शेयर मार्केट के अंदर एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, उसको हम बोलते हैं 1:2 या 1:3, 1:2 या 1:3। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए आप, मतलब ये कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्किंग कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं तय करना है कि हम यहाँ खरीद रहे हैं, हमारी तमन्ना है कि यहाँ तक ही चला जाए, ऐसा नहीं। बल्कि जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर रहे हैं उसूल के हिसाब से, ज़ाब्ते के हिसाब से, उसके दरमियान में जो हमारा मंजिल और टारगेट, हमारी जो मंजिल और टारगेट जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि अगर हमारा 1 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी मिसाल के तौर पर हमने 10 रुपये पे खरीदा है,
तो हमने अगर 9 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस 9 रुपए बन रहा है, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो कम अज कम 2 रुपए का, यानी कम अज कम 12 रुपए की मंजिल तो हमारी होनी चाहिए, कम से कम 12 रुपए की। और 13 रुपए की हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। कम से कम 12 या 13, यानी 1 रुपए के नुकसान के पीछे 2 रुपए या 3 रुपए का टारगेट हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर 1,000 शेयर खरीदा, अब अगर 1,000 शेयर के पीछे अगर आप 10 रुपए पे खरीद रहे हैं, स्टॉप लॉस 9 पे लगा रहे हैं, तो अगर 1,000 के शेयर के पीछे अगर आप 1,000 रुपए नुकसान कराने का रिस्क ले रहे हैं, तो कम से कम ऊपर की सिमत में जो आपका टारगेट है वो ये नहीं कि आप 11 पे बेच दें, नहीं, कम से कम 12 और 13, 12 यानी 1:2 हो या 1:3, यानी 13 रुपए का टारगेट होना चाहिए, 13 रुपए तक का। अब ऐसा भी नहीं कि रेजिस्टेंस उसका यहाँ बन रहा 13 रुपए, यहाँ आ रहा तो आप सोचे जबरदस्ती यहाँ तक जाएगा, नहीं। अब ये अगर रेजिस्टेंस उसके अंदर आ रहा है ना, छोड़ दो इसको। अगर रेजिस्टेंस उसके अंदर ही आ जा रहा है कि भाई ये 13 तक नहीं जाएगा, छोड़ो ना इसको, निकलो उसको, हटाओ, छोड़ दो। यानी जहां पर ऐसी कैफियत बने कि 1 रुपए के नुकसान के पीछे 2 या 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा हो, तो ही हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पर आप 10 ट्रेड लेते हैं, कितने लेते हैं, 10 ट्रेड लेते हैं, कितने रुपए के लेते हैं, मसलन 10 ट्रेड लेते हैं, जिसके अंदर आप क्या है, मिसाल के तौर पर 1 रुपए, तीन ट्रेड आपके कामयाब होते हैं, यानी तीन, सॉरी, तीन में आप धोखा धोखा मतलब है, तीन आपके गलत चले जाते हैं, आपके खिलाफ चले जाते हैं, 7 आपके कामयाब हो जाते हैं। और हमारा रेशियो क्या है, खतरा व मुकाबला नफा, रेशियो हमारा है 1:3 का। तो आपने कितने लिए, 10 मरतबा ट्रेडिंग की, 10 मरतबा में 3 मरतबा आप नाकामयाब हुए और 7 मरतबा कामयाब हुए। तो आप बताइए, अगर 7 मरतबा आपको 3-3 रुपया मिलता है प्रॉफिट, तो कितना होता है, पूरा 21 रुपया होता है। अच्छा, 3 मरतबा आप नुकसान में चले जाते हैं, तो कितना नुकसान हुआ आपका, 3 रुपये का नुकसान हुआ। अच्छा, अब 10 ट्रेड के बाद में, 1 महीने के बाद में जब हमने फैसला किया, तो 18 में से 3 को माइनस 21 में से 3 को निकाला, कितना बचा, 18 रुपया प्रॉफिट हम अब भी हैं। यानी 10 मरतबा खरीदा, 10 मरतबा में से 3 मरतबा गलत गया, फेल हो गया, 7 मरतबा सक्सेस हुआ, 6 मरतबा भी सक्सेस हो जाए, मैं कहता हूँ 5 मरतबा भी सक्सेस हो जाएगा, तो भी आप 10 के बाद में जब हिसाब किताब करेंगे तो नफे में रहेंगे। 10 के बाद जब हिसाब किताब करेंगे तो क्या क्या रहेंगे, नफे के अंदर रहेंगे। 5 मरतबा भी अगर आप कामयाब होते, देखिए 10 में आपने क्या, 5 में कामयाब, 5 में नाकाम, तो अगर 5 में कामयाब होते हैं तो 5×3 = 15, 5×3 = 15, 15 रुपये आपको प्रॉफिट बना, और 5 रुपये आपका नुकसान, 5 में आप नुकसान चले गए, 5 ट्रेड आपके फेल चले गए, यानी स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, तो 5 रुपये का नुकसान हुआ, तो भी आपका 10 रुपये आखिर में बचेगा। अब इसको आप हजार में, लाख में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये फायदा होता है 1:3, 1:2 के अंदर काम करने का। अच्छा, 1:1 में अगर आप काम करें, यानी आपका 1 ही रुपये का टारगेट है, 1 ही रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आप देखिए, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, अगर आप 5 में फेल होते हैं और 5 में कामयाब होते हैं, 5 में फेल होते हैं, तो 5 रुपये का नफा हुआ, इधर 5 रुपये का नुकसान हो गया। 5 रुपये का नफा क्या हुआ, 10 ट्रेड किया, इधर भी 5 मरतबा नफा में, इधर भी 5 मरतबा नुकसान में, और जब 1:3 खेल रहे थे तो भी 5 मरतबा नफा, 5 मरतबा नुकसान, लेकिन उधर आपको इतना पैसा बन गया था, इधर 0 बटा सन्नाटा है। बल्कि हम लोगों की तो हालत जानते हो क्या बन गई है, जो लोग नादान, जो लोग नहीं समझना चाहते, जानते हो क्या करते हैं, वो तो इसका उल्टा खेलते हैं, मतलब 1:2, 1:3 छोड़ो, वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि वो यहाँ शेयर खरीदेंगे। तो नतीजा क्या निकला, 1 रुपये का टारगेट रहता है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहता है उनका, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। तो नतीजा क्या निकला, अगर बंदा 5 मरतबा भी अगर कामयाब हो जाए और 1 मरतबा भी नाकाम हो गया, तो सब खा जाएगा ये आपका, आपके सब क्या खा जाएगा। इसलिए इस चीज को हमेशा फॉलो करिएगा। चलिए, अच्छा, अब अगली चीज, एक और अहम चीज है, वो ये है कि हमेशा किसी भी एक शेयर के अंदर पैसा नहीं लगा देना। ये मेरे साथ भी हुआ, जब कभी मैंने एक शेयर के अंदर पैसा डाला है तो नफा की बजाय नुकसान हुआ है। पता नहीं ये कैफियत है मार्केट की, क्या ऐसा लगता है कि हमारे ही पीछे पूरी मार्केट पड़ी हुई, हाथ धो करके, आपको भी फील होगा जब काम करेंगे तो। कभी भी एक शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालिएगा, कितना भी अच्छा शेयर, वरना क्या होगा, जब नीचे आएगा तो, ऊपर जाएगा तो बहुत मजा आएगा, नीचे आएगा तो फिर दिमाग काम करना छोड़ देगा आपको, तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक सेक्टर में भी पूरा पैसा न लगाइए। अभी गुज़श्ता दिनों से कुछ हमारे पैसे लगे थे जो मेटल सेक्टर के अंदर लगे थे, तमाम बहुत सारे पैसे मेटल एक ही सेक्टर में मैंने डाल रखा था, और इधर अभी 3-4 दिन से वो पूरा सेक्टर ऐसा गिरा है कि मैं क्या बताऊं। तो इसकी वजह से बड़ा असर पड़ा उस शेयर के ऊपर, हालांकि रिकवरी भी हो गई फिर, लेकिन जब गिरता है ना, पूरा सेक्टर गिरता है, एक साथ गिरता है। तो इसलिए हमेशा क्या करना, कभी एक, क्योंकि बड़े लोग जानते हो क्या करते हैं, एक सेक्टर में पैसा डाला, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो अब क्या, अगर इसमें से प्रॉफिट अपना बुक करेंगे तो जाहिर सी बात है अब ये नीचे आने लगेगा, अब ये नीचे आने लगेगा तो ये पैसा उठा के अब दूसरे में डालेंगे तो अब ये ऊपर जाएगा। तो इसलिए सब में डाल के रखना होता है ताकि पैसा हमारा मैनेज होता रहे।
हमारा पैसा क्या रहे, मैनेज होता रहे कि एक ऊपर तो एक नीचे, तो इस तरीके से बैलेंस बना रहे हमारे पैसे का। वरना क्या होता है, पूरे पूरे सेक्टर क्रैश होते हैं। अभी आप देख लीजिएगा, आईटी का सेक्टर अमेरिका के अंदर जब एक ऐसा एआई लॉन्च हो गया जिसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां खतरे में पड़ गई, कंपनियों का वजूद खतरे में पड़ गया, क्योंकि जो काम इंसान कर रहे थे बड़े पैसे पर ज्यादा वक्त लेकर, वो काम एआई कर रहा है। इसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर गिर गया। हालांकि आईटी एक ऐसा सेक्टर माना जाता था कि कहा जाता था कि आईटी कंपनियां बड़ी तरक्की करने वाली, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाली, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही ना। लेकिन मेरे भाई आईटी सेक्टर गिर गया, लोग हैरान है कि आईटी, और अभी भी रेगुलर लगातार आईटी सेक्टर के अंदर। अब नतीजा क्या हुआ कि अगर 10 शेयर के अंदर भी आपने पैसा डाल रखा, लेकिन वो सब एक ही सेक्टर के थे, आईटी, तो पूरे सेक्टर के अंदर गिरावट तो दसों के दसों गिर रहे हैं। दसों के दसों क्या है, गिर रहे हैं। आखिरी चीज जो बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, कभी भी शेयर मार्केट के अंदर आप बड़ी सोच के साथ काम ना करिए, हमेशा छोटी सोच रख करके काम करेंगे। जब मैंने शेयर मार्केट शुरू किया था, एक मिनट जरा सा मैं देखता हूँ हमारी, एक दिन मैंने फोटो अपने पुराने एक स्क्रीनशॉट बहुत पहले का था, उसको मैंने देखा था, पड़ा हुआ था, निकाला था। जरा सा देखता हूँ, मिल जाता तो आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज, मिल जाए, देखता हूँ। हालांकि उसको मैंने पढ़ा रहा था तो लोगों को हौसला देने के लिए निकाला था मैंने, आपको भी दरअसल उसको मैं लगाता हूँ आपके सामने, देखता हूँ। इंशाल्लाह इससे आपको मजीद चीज क्लियर, और आपकी हौसला अफजाई के लिए चीज मैं लगा रहा हूँ थोड़ा सा, मिल जाए तो, पहले मिल जाए। चलिए मिल गया है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, बहुत बड़ी सोच के साथ काम करते हैं। यानी वो ये सोच के आते हैं कि हमारा पैसा जो बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए पता है, दूसरों को देखेंगे कि 1,000 कमा रहा, लाख कमा रहा, तो वो सोचेंगे ना कि अरे यार इतना ही पैसा हमारा भी बनना चाहिए, हमारा तो 100 रुपया बन रहा है, 200 रुपये बन रहा है, 50 रुपये बन रहा है, 500 रुपये बन रहा है, महीने का 2,000 हम कमा पा रहे हैं। मेरे भाई कभी भी आप बड़ी सोच के साथ शेयर मार्केट में काम ना करें। जब भी मैंने ज्यादा लालच की, बड़ी सोच, हमेशा नुकसान उठाया। आज की मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज भी मैंने स्टेटस लगाया कि जितना मिले उतने में राजी रहो, हमेशा आप फायदे में रहेंगे। आप मुझे ये बताइए, आपकी तनख्वाह मदरसे के अंदर कितनी, 8,000 है, 10,000 है, मस्जिद के अंदर कितनी, 8,000, 10,000, 5,000 है। आप शेयर मार्केट में चाह रहे हैं कि हम 50,000 कमाएं, कैसे मुमकिन है भाई? क्यों इतनी भारी सोच रख रहे हैं आप ये सोचिए ना कि अगर आपको वहां 10,000 मिल रहा पूरे महीने खून चूसने के बाद में, अगर आपको यहाँ हम कह रहे हैं 2,000 भी महीने का कमा ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एक बंदा करोड़पति है, अब वो सोचे कि भाई चलो हम 1 लाख कमाते हैं महीने के अंदर, यहाँ से 2 लाख कमाते हैं। अब एक बंदा करोड़ रुपए का मालिक है, बिजनेस कर रहा, सब कुछ है, ठीक है। अब वो महीने के अंदर कमा रहा लाख, अब आप देख करके परेशान है, 1,000 रुपए में आप खुश नहीं है। 1,000 रुपए आप रोज कभी कमा रहे हैं तो भी आप खुश नहीं होंगे। अरे यार ये तो 1 लाख कमा रहा है, एक दिन का हम 1,000 ही कमा पा रहे हैं। ये सोचो ना कि फला इमाम कुछ भी नहीं कमा पा रहा, हम 2,000 कमा रहे हैं। अपनी कैफियत में आपको बताता हूँ, जब मैं शेयर मार्केट के अंदर आया था, लेकिन मेरी एक, इसको आप इखलास कहिए या कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो चीज करता हूँ तो लोगों को उसकी तरफ दावत देने का आदी हूँ। लोगों को उसकी तरफ क्या हूँ, दावत देने का आदी हूँ। एक तस्वीर मैं आपके सामने लगाता हूँ। हमारे तलबा आते हैं ना, बहुत से लोग 100-200 की स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं, तो जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं मुफ्ती साहब भेजने में शर्म आ रही थी इसलिए नहीं भेजा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जरा सा, कोई शर्म नहीं, मैं कभी किसी काम में शर्म नहीं करता हूँ। चलिए, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, ये उस वक्त की स्क्रीनशॉट है मेरी। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरू की थी, कितना रुपया मुझे नफा होता था पता है? मुझे 50 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया नफा होता था, तो भी मैं उतना तो ब्रोकरेज में लग जाता है, चार्ज में चला जाता है, तो भी मैं स्टेटस लगाता था इसी तरीके से जैसे मैं आज लगाता हूँ। जो जुनून मेरे अंदर आज है, यही जुनून पहले भी मेरे अंदर था। ये जुनून पहले भी, जब मैं मार्केट के अंदर आया था तब भी यही जुनून मेरे अंदर था, जो जुनून आज है। जो जुनून 1,000 रुपया कमाने के अंदर है, जो खुशी मुझे आज 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 भी हो जाता है दिन के अंदर, कभी कभी नुकसान भी होता है, मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी मुझे 150 में मिलती थी, जितनी खुशी मुझे 150 में मिलती थी। अगर आप कुछ भी ना कमा रहे हो, सिर्फ लॉस से बच जा रहे हैं मार्केट के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ भी नहीं कमा रहे हैं आप, नुकसान नहीं होने दे रहे हैं आप, इतना अगर आप सीख गए कि नुकसान भी नहीं होने दे रहे हैं आप, तो भी मार्केट के अंदर आप बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, फिर आप कमाने लगेंगे ज्यादा। धीरे 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 चीजें बढ़ती, आप देखिए 24 रुपए की, वल्लाह खुदा की कसम, ये मेरी स्क्रीन शॉट है, ये मेरी स्क्रीन शॉट है। इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। बस हमारी तुम्हारी 24 रुपया, ये स्टेटस लगाना था। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये स्टेटस लगाता था। लोग उस टाइम मजाक उड़ाते थे, बहुत से लोग हंसते भी थे। मेरे साथी, मैं जब कहता था कि यार ट्रंप ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो मेरे साथी मेरा मजाक उड़ा के जानते हो क्या कहते थे? कहते थे अरे यार अफान, इतना बड़ा हो गया है तू,
कि अब तेरी तिजारत ट्रम्प के फैसले से चलेगी, तेरा काम ट्रम्प के फैसले से चलेगा। मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे साथी भी जानते हैं और मेरे सब लोग भी जानते हैं, मेरे आसपास रहने वाले जानते हैं कि मैं बहुत कट्टर किस्म का आदमी हूँ। जहां मेरा मजाक उड़ाया जाता है वहां मैं बहुत कठोर हो जाता हूँ। और मैं उसका हिसाब और 5 साल के बाद मैं उनको दूं कि देखिए भाई, ठीक है, 10 साल के बाद, 10 10 साल तक मैं दिमाग में एक चीज को रख लेता हूँ कि ये करना है तो करना है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि वो जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना, मैं कहीं से एहसास से कमतरी का शिकार नहीं हुआ। आज भी बहुत से लोग, लाखों, मेरे ही लिस्ट में एक दो लोग हैं जो मेरे शागिर्द में नहीं लेकिन दोस्तों में से हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि 80,000 मैंने आज निकाला है। एक आध मरतबा मैंने उनको टोका था कि नाजायज हराम कमा रहे हैं आप। मैंने खुला कहा, और आलिम भी थे शायद, मेरे एक दोस्त के भाई हैं, पूरी तरह करीब नहीं लेकिन शायद आलिम है। तो कहने लगे कि पहली मरतबा उन्होंने भेजा तो मैंने कहा ये काम जो आपने किया है मैं एफटीएफ में किया है तो हराम है। तो पहली मरतबा उन्होंने बहाना कर दिया कि हम इससे गरीबों की मदद करते हैं। हमने कहा बड़ा अच्छा है, गरीबों की मदद करने के लिए आप हराम कमाने को मुकल्लफ नहीं। अब इधर भी मुझे भेजते रहते हैं कि 85,000 70,000। मैं कहता हूँ जरा सा नीचे का भेजो, मैं देखूं तो किस में ट्रेडिंग की तुमने, शॉर्ट सेलिंग की है कि इंट्राडे किया है। एक दिन के अंदर अगर 1 लाख निकाला है तो उतनी रकम भी तो होनी चाहिए। कितना आपने कहा, 50 60 लाख, 1 करोड़ रुपया डाल दिया क्या? तो घुमा नहीं, आज तक मुझे नहीं भेजा। तो कहने का मकसद ये, वो अब वो कभी उनसे मरूब नहीं हुआ। कहने का मकसद ये, कभी किसी से मरूब नहीं होना है। कोई 1,000 कमा रहा है, 2,000, आप 100 कमा रहे हैं, 200 कमा रहे हैं, कभी मरूब नहीं होना है। और जहां जिस दिन मरूब हो गए मार्केट आप छोड़ देंगे। और जिस दिन आप 100 150 में खुश होना सीख जाए, बहुत से लोग आपको आएंगे हौसला तोड़ना, जानते हो क्या कहेंगे? अरे यार, मैं भी टेलीग्रामों के बहुत बहुत ग्रुपों में रहा हूँ, मैं जानते हो क्या कहते हैं? हमें छोटी कोई प्रॉफिट भेज देता 100 200 हजार, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इसमें क्या होगा भाई, ब्रोकरेज लग जाता है इतना। मैं कहता हूँ ब्रोकरेज लग जाता है, मैं कुछ सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ? तो इसलिए हमेशा छोटी सोच के साथ काम करिएगा। 100 200, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 लाख, ऐसे 40 50 हजार लाख जिनके पास है ना, वो आराम से अगर सिर्फ 500 रुपये फोकस करें दिन का ना, अच्छा खासा वो कमा सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फोकस करें। ये नहीं कि 1 लाख डाला, 50 डाला, शाम को 10,000 बढ़ जाए, नहीं। सिर्फ 500 पे फोकस करिए। आज ही की मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने सोचा सोचा था 1,000 से ज्यादा किसी में, 4 5 शेयर मैंने ट्रेडिंग की और सबका टारगेट तो मैंने 1,000 लेना। 3 में मैं कामयाब हो गया, 3 में मुझे टारगेट अपना मिल गया। 2 में मैं कामयाब नहीं हुआ, तो 2 अभी मेरे पड़े हुए हैं, कल मैं उनको सुबह देखता हूँ, उनको मैंने बेचा नहीं है। तो मेरा टारगेट हमेशा क्या रहना है, छोटी सी टारगेट, 500 1000 के इस तरीके से रखते हुए काम करना है। इंशाल्लाह महीने भर के बाद आप नफे के अंदर अपने आप को पाएंगे। पास मालिक ने, और कभी भी दूसरे के प्रॉफिट को देख करके मरूब नहीं होना है। ये 24 रुपए का प्रॉफिट मेरा ही है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और दरअसल चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ कि देखता हूँ कि कोई मल्टी ईयर यानी मुतअद्दिद साल का ब्रेकआउट वाला शेयर। अच्छा, आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे टेलीग्राम पर, जो बहुत सारे ऐसे भी चैनल, मेरे पास भी तलबा पूछते रहते हैं कि हम पैसा दे दे क्या, वो जानते हो क्या कहते हैं? 5,000 दो, शाम को 10,000 लो। 10,000 दो, शाम को 20,000 लो। तो 1 2 दिन तो आपको वो देंगे, यानी आपने 5 दिया 10 दे देंगे, आपने 10 दिया 20 दे देंगे। लेकिन आपसे फिर वो निकलवाएंगे 50,000, सोचेंगे 50,000 तो यार लाओ, शाम को 1 लाख मिल जाएगा। फिर वो पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना, एहतियात करना ऐसे लोगों से। आप खुद ही सोचिए, अगर आपसे 10,000 ले, शाम को 20,000 दें, यानी कि एक शेयर डबल हो गया। क्या एक शेयर डबल हो सकता है? मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, क्या एक शेयर एक दिन के अंदर डबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसका 20% का मिनिमम लिमिट होता है ऊपर की तरफ में, यूसी जिसको बोलते हैं। तो एक शेयर कैसे मुमकिन है कि एक दिन के अंदर डबल हो जाए? एक एक साल, 2 2 साल तक पड़ा रहता है, शेयर डबल नहीं होता। आप सोचते हैं कि एक दिन के अंदर डबल हो जाए। तो इसलिए हमेशा क्या करेंगे, इस चीज का ख्याल करेंगे आप, कि ऐसे लोगों के फंसावे में नहीं आना। मैं आपको क्या दिखाने जा रहा था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑल टाइम हाई या मुतअद्दिद साल का ब्रेकआउट। चलिए इसको मैं इसी चार्ट को दिखाता हूँ। यही वो चार्ट गुज़श्ता साल 300 पे था, 950 के आसपास तक रेट इसका गया। और न सिर्फ ये कि आज, ये ना समझिए कि आज मैं बता रहा हूँ, ये जब इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, क्योंकि मैं तो 1 साल से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ, जब इस लेवल को ये ब्रेक कर रहा था ना, तो ब्रेक करते वक्त भी मैंने इस शेयर के ऊपर रहनुमाई की थी कि देखो बेटा, बेटा तो नहीं कहना चाहिए, जबान से निकल गया, लेकिन कहने का मकसद है कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि देखिए इसके अंदर ये मुतअद्दिद साल के ब्रेकआउट के ऊपर आ चुका, और हुआ ब्रेकआउट, और बेहतरीन रिटर्न आपको वहां पर देखने को मिला। ब्रेकआउट हुआ और बेहतरीन रिटर्न आपको देखने पर वहां पर मिला। तो चलिए, अब इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? ये इसने सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक कर दिया, आप देखिए। ये ऊपर वाली तो पहले की मार्किंग है, ऊपर तो नहीं निकल पाया ये। लेकिन अगर आज के लेवल आप देखेंगे तो इसने लेवल को ब्रेकआउट कर दिया इसको। लिहाजा अब इसके अंदर थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। मतलब चीजों को ऐसे देखते, देखिए सपोर्ट मार्क कर दिया मैंने, आपके सामने मार्क कर दिया सपोर्ट। चलिए मैं क्या दिखाने जा रहा था, ऑल टाइम हाई। एक शेयर है जो 2008 के अंदर पता है कितने रुपए पर था? 2000,
2008 के अंदर ये शेयर गया था इस लेवल के आसपास, कितने रुपए पर? 424 के आसपास। कब गया था ये? 2008 के आसपास गया था, 447 के आसपास। उसके बाद ये 2000, मान लीजिए आप 2024 तक यहाँ तोड़ने की कोशिश किया, यहाँ तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाता इस लेवल को। मतलब झेल जाता है इस लेवल को तोड़ने के अंदर, तोड़ने के लिए बस हमारी नहीं मारी, मतलब लाले लग जाते हैं इस लेवल को तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ पाते। लेकिन जब 16-17 साल के बाद ब्रेकआउट होता है, तो जो शेयर 447 रुपए को 15-16 साल तक, कितने, 26-25 में से कितने, 24 में से 8 निकाल दो, 16 साल तक नहीं तोड़ पाता है वो शेयर। जब इस लेवल को तोड़ता है, तो मैं जब जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, तो जब ये यहाँ पर था तो भी मैं पढ़ा ही रहा था, पासवान, तो भी मैं पढ़ा ही रहा, तो मैंने कहा था अपने तलबा से। और जब इसको ये ब्रेक करता है, नीचे वॉल्यूम भी इसके अंदर खूब भर करके आए हुए थे। वॉल्यूम को मैं लगा देता हूँ, वॉल्यूम भी कैसे खूब भर करके आए हुए थे, आप देखिएगा वॉल्यूम को, नीचे वॉल्यूम भी खूब भर करके आए हुए थे। जब इसको तोड़ा, तो सिर्फ चंद माह के अंदर इसने डबल कर दिया पैसे को। और ना सिर्फ ये कि तोड़ा, आप खुद देखिए कि यानी 182 दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर 106% का रिटर्न, पैसा डबल, 5 लाख तो 10 लाख। तो एक सिंपल सा तरीका इसके अंदर था कि आप उसी लेवल पे एंट्री बनाते। दूसरा तरीका था कि जब ये रिटेस्ट करने आया था, ऊपर जाके करने भी आया था, तो आप एंट्री बना सकते थे। तो इस तरीके से आप मुतअद्दिद सवाल, अब इसके लिए क्या करना, मैं गूगल कर लेंगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 1 ईयर ब्रेकआउट, 5 ईयर ब्रेकआउट, इस टाइप गूगल पे लिखेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो ऐसे शेयर कोई आपको तलाश करके ला के नहीं देगा, ऐसे खुद तलाश करने होते हैं। या कभी ऐसे तलाश करके नहीं होना, तो हम क्या होता है, कभी कोई चार्ट खोलते हैं, तो उसमें आप मंथली पे लगाते हैं, तो खुद ही नजर आ जाता है कि ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे ही दिख जाता है। कहीं आपको लिस्ट नहीं मिलने वाली, आपको कि 10 साल का ब्रेकआउट होने जा रहा है, लिस्ट ऐसे आपको नहीं मिलेगी, आसमानी की नारी। तो इसलिए आपको क्या करना, खुद ही नजर रखनी होती है। मसलन हमने खोला, चलिए मैं आपको अब चार्ट दिखा रहा हूँ। आज मैंने इसके अंदर भी 1000 रुपए इसके अंदर आज भी मैंने निकाले हैं, एरोफिलेक्स, इसको दरअसल मैं दिखाता हूँ। आज मैंने इसको किस लेवल पे ट्रेडिंग की थी, मैं आपको बताऊं, तकरीबन 1 साल का इसमें ब्रेकआउट हुआ है। ये 1 ईयर का ब्रेकआउट इसने दिया है। ये जो लेवल है इसकी, 2 जून 2025, और अगली वाली लेवल 1 फरवरी 2026। तो इसने जो है ना, जानता किया, तकरीबन ये जो लेवल थी इसकी, जिस दिन से यहाँ का, जिसने इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तकरीबन 8-9 महीने के बाद में। तो ब्रेकआउट के बाद में ये तेजी के साथ में ऊपर रिटर्न देता हुआ नजर आया। तो आज मैंने सिर्फ इसी लेवल के आसपास में, सिर्फ इसी लेवल के बेस पर, क्योंकि इसका 242 का जो लेवल बन रहा था ना, बड़ा अहम बन रहा था। क्योंकि इसका हाई क्या बन रहा था, अभी मैंने चार्ट को छोटा कर दिया, छोटे टाइम फ्रेम में कर दिया। ये 242 का लेवल, ये 242 का जो लेवल बन रहा था इसका, बड़ा अहम लेवल बन रहा था। मतलब कई महीने का जाकर के ये, मतलब हाई ब्रेक किया इसने। तो इसी के नीचे मैंने आज यहाँ पर ट्रेड इसके पर लिया था। मैंने इसको आज तकरीबन क्या बोलते, कितने पर लिया था, 44 से 45 के आसपास लिया था, इसी नजरिए के तहत कि इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया है। इस तरीके से अभी भी ये ऊपर ही आपको ट्रेड होता नजर आएगा। इसी तरीके से मैं आपको आज दिखाऊं, बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। अभी गुज़श्ता बैच जब चल रही थी, अभी भी मेरे मेरे टेलीग्राम में आप जाएंगे, हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे जो फ्री वाला है, वहां पर देखेंगे इसका चार्ट पड़ा हुआ होगा, और मैंने इसकी मार्किंग करके डाली थी वहां पर, लर्निंग पर्पस के लिए, किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त नहीं। चलिए, तो ये वल्लाह, ये उसी दिन की मार्किंग है। ये क्या, उसी दिन की मार्किंग, इसने पता है क्या किया है? इसको मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसने यहां से, आप देखिए क्या किया था, ये उसी दिन की मार्किंग, आज की मार्किंग नहीं, ये न समझिएगा कि मार्किंग करके, अभी भी जाइएगा टेलीग्राम पे पड़ा ये चार्ट, देख लीजिएगा तारीख वगैरह उसमें। ये 2015 के अंदर यहाँ था, 218-19 के आसपास, 2015 चला गया, 15 से लेकर 25 तक इस लेवल को बार बार इसने तोड़ने की कोशिश की, बार बार तोड़ने की कोशिश की, बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। लेकिन इस लेवल को ये नहीं तोड़ पाया। आखिरकार जब ये इस मौके पर, इत्तेफाक के बाद, जिस दिन मैं ये सबक पढ़ा रहा था ये वाला, उसी दिन ये इस मौके पर आए थे, तो मैंने डाला था ग्रुप के अंदर। इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद में एक ठीक ठाक रिटर्न मिला लोगों को, एक ठीक ठाक रिटर्न यहाँ से लोगों को मिला। यानी अगर यहाँ पर ब्रेकआउट पे लोगों ने खरीदा, जिन लोगों ने भी खरीदा था, आप देखिएगा फिर रिटेस्ट करने भी आया, अलबत्ता रिटेस्ट करके ऊपर जाने में फिर नाकाम रहा। यहाँ पे जिन लोगों ने भी लिया था इस जगह पर, तो आप उनको देखिएगा, तकरीबन 4 दिनों के अंदर 11-12% का रिटर्न इसने दे दिया था, 11-12% का रिटर्न इसने दे दिया था। क्या मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, वॉल्यूम के साथ, ताबड़तोड़ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था। बस हमारी कि नहीं हमारी। उसके बाद में रिटेस्ट, अच्छा हम लोग क्यों कहते हैं कि रिटेस्ट करने के बाद में पलटना जरूरी होता है। अब ये रिटेस्ट करने तो आया था,
हमारी वही चीजें इसमें नजर आएंगी जो मैं बता रहा हूँ। देखिए मसलन जिन्होंने यहाँ कमा ली वो कमा ली, अब रिटेस्ट करने जब आया था तो अब ये इसने बुलिश स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडलें बनानी शुरू की, तो अब जरूरी ये था कि अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता, लेकिन कामयाब नहीं रहा क्लोजिंग देने, बिलाखिर ये शेयर नीचे आ गया, बिलाखिर ये शेयर अपने लेवल से नीचे आ गया। अब जब तक जाहिर सी बात है ये जब तक इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाते 219 के लेवल को, या आप कह लीजिए और बड़ी की ऊपर की लेवल है जो होती है, तब तक कहीं ना कहीं इसके लिए खतरात बने रहते हैं। चलिए तो इस पसंद से मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आप खुद ही देखिए तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में दाखिल हो रहा है, दाखिल हो क्या रहा तो हो गया ये समझ लीजिए। चलिए तो इस तरीके से चीजें कैसे काम करती हैं, मल्टी ईयर का ब्रेकआउट था। उम्मीद इस वक्त आपको समझ में आया होगा, और साइकोलॉजी के ताल्लुक से जो बातचीत थी उसका भी आप ख्याल रखेंगे। और आखिरी चीज, जो कुछ मैंने पढ़ाया यहाँ पर और जो कुछ सिखाया वो सिर्फ लर्निंग के पर्पज से था, सिर्फ सिखाने के पर्पज से था, कैसे शेयर का रिसर्च करें कैसे करें। किसी भी शेयर के अंदर ट्रेडिंग करना इन्वेस्टमेंट करना यह आपका अपना फैसला खुद करेंगे अपने मशवरे से, जो आपका फाइनेंशियल मुशीर हो, जो आपके जो भी आप जैसे भी फैसला लेते हो उनके मशवरे से, कभी भी आप हमारे मशवरे से या हमारे अंधाधुंध जाकर के किसी चार्ट को भेजने से खरीद नहीं लेंगे, बल्कि आप हमेशा अपनी रिसर्च करेंगे और अपनी रिसर्च करना सीखेंगे। और जो कुछ ये पढ़ाने का मकसद, ये सिखाने सिखाने मकसद था, एक चीज ये। और दूसरी वजह ये मैं आपके सामने कर दूं कि आप हमेशा हलाल ट्रेडिंग करेंगे। इसी ट्रेडिंग को बहुत से लोग फॉरेक्स में करते हैं, बहुत से लोग बिटकॉइन में करते हैं, बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, क्योंकि चार्ट वहां भी यही सब नजर आएगा, ऐसे ही वहां भी कहानी बनती है। मैं इन तमाम चीज़ों से बरी हूँ, उलमा ने जितनी हिदायत दी हैं उन्हीं तरीकों, जाहिर सी बात है अगर मंतिक और फलसफा आपको पढ़ा दिया जाए, साइंस आपको पढ़ा दिया जाए, तो उसी साइंस की रोशनी में आप गुमराह भी हो सकते हैं। और उसी साइंस की रोशनी में साइंस आप पढ़ा दें, मदरसे के अंदर साइंस आपको पढ़ाई जाए, तो उसी साइंस से आप खुदा की कुदरतों को, खुदा की अजायबात का आप मुशाहिदा करके उसकी लब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमारे रब आपने ये बातिल नहीं पैदा किया है, आप उसके क्या कहते हैं अल्लाह को मानने वाले बन जाएंगे। और उसी साइंस की बेस के ऊपर अगर आप हो जाएं तो जावेद अख्तर भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इल्म जो आपको मैंने दिया है, जो उलमा ने जो शराइत बताई हैं, जो कल आ जाएंगे बयान के अंदर, उनके मुताबिक और हलाल शराइत के मुताबिक ही काम करना रहेगा। बस मानिए ना, जितनी भी नाजायज या हराम ट्रेडिंग करेंगे वो आप अपने गाने के ऊपर, मैं मिन जानिबिल्लाह इसकी तरफ से बरी हूँ। और दूसरी चीज ये कि अगर कल को उलमा इसको नाजायज कह देते हैं, राय बदलती रहती है उलमा, कल को उलमा कहते हैं नाजायज, तो इंशाल्लाह हम इसको नाजायज करके छोड़ भी देंगे। कहने का मतलब है कि हमेशा शरीयत के दायरे के अंदर रह करके इस इल्म का इस्तेमाल करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक के मुताल्लिक सवाल है तो कर लें, बाकी दूसरे सवाल ना करें, सबक लंबा हो चुका ऑलरेडी पहले